नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं टमाटर की खबर से। टमाटर की बढ़ी कीमतों ने भले ही आपकी जेब टाइट की हो, लेकिन कई किसानों की लॉटरी लगी है और टमाटर की वजह से करोड़पति बनने वालों में अब नया नाम जुड़ा है कर्नाटक के राजेश का, जो कि बाइक की जगह एसयूवी खरीदने जा रहे हैं और घर का सपना भी पूरा करने वाले हैं। निहाल किदवई की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चामराजनगर के लक्ष्मीपुरा में 12 एकड़ में फैला राजेश का टमाटर फार्म। खेत में राजेश मजदूरों के साथ व्यस्त है। बम्पर फसल ने राजेश और उसके परिवार की किस्मत बदल दी। कितना कमाया ये तो राजेश नहीं बता रहे, लेकिन अब वो अपना घर बनवाने जा रहे हैं। साथ में एक एसयूवी खरीदना चाहते हैं, फिर अपना घर बसाएंगे। सबसे पहले घर का काम करेंगे, उसके बाद एक कार खरीदूंगा और फिर शादी करूंगा। अभी शादी के लिए कोई लड़की देखी नहीं है, लेकिन इतना कहना चाहता हूँ कि टमाटर से हुई बम्पर कमाई से हमारी जिंदगी बदल गई है। राजेश के खेत में चहल पहल काफी है। मौसम ने भी थोड़ा साथ दिया तो टमाटर की रिकॉर्ड तोड़ पैदावार ने पिछले सालों में हुए नुकसान की न सिर्फ भरपाई की, बल्कि उन्हें धनवान किसानों की श्रेणी में ला खड़ा किया। इतनी कमाई आज तक नहीं हुई। पिछले 3 साल में जो उत्पादन हुआ और जो इस साल हुआ, उसका हिसाब ही अलग है। इतने सालों में अब तक जो भी तकलीफ पाई हमने, इस साल हम सब बहुत ही खुश हैं। देश की टमाटर की सबसे बड़ी मंडियों में से एक कोलार मंडी में आसपास के इलाकों से टमाटर पहुंच रहे हैं। टमाटर की बढ़ती मांग और कीमत की वजह से इस कोलार से टमाटर चेन्नई ले जा रहे एक ट्रक लोड को ड्राइवर ने रास्ते में ही बेच दिया। हालांकि वो पकड़ा गया। महाराष्ट्र के नासिक में तो एक टमाटर किसान ने अपने खेतों में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया है ताकि कोई टमाटर न चुरा सके। किसान खुश हैं क्योंकि इस बार उन्हें टमाटर की अच्छी कीमत मिल रही है, लेकिन इन टमाटरों ने किसानों को पिछले सालों में रुलाया भी काफी है, क्योंकि कई बार उन्हें अपनी फसल सड़क पे फेंकनी पड़ी थी बाजार से लागत से कम कीमत मिलने की वजह से। अब भी टमाटर की कीमत कम नहीं हुई है। ऐसे में कई किसानों को अपने अच्छे दिन का इंतजार है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। मणिपुर में केंद्र सरकार ने अतिरिक्त सुरक्षा बल इस मकसद से भेजे थे कि राज्य पुलिस की कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद हो, लेकिन ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जहां सुरक्षा बल और राज्य पुलिस आपस में ही उलझते दिख रहे हैं और जिससे तनाव बढ़ता जा रहा है। देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। एक तरफ संसद में मणिपुर का विवाद चल रहा है और दूसरी तरफ मणिपुर में सुरक्षा के लिए जिम्मेदार बल आमने सामने आ गए हैं। सेना ने एक बयान जारी कर कहा है कि बीते 24 घंटों में असम राइफल्स को बदनाम करने के उद्देश्य से 2 मामले सामने आए हैं। पहले मामले में असम राइफल्स बटालियन ने 2 समुदायों के बीच हिंसा को रोकने की कोशिश की। बफर जोन के दिशा निर्देशों को सख्ती से लागू करने का काम किया है। ये यूनिफाइड कमांड का निर्देश पालन किया जा रहा है। असम राइफल को एक क्षेत्र से बाहर ले जाने का दूसरा मामला है, जबकि सेना का कहना है कि इस इलाके से असम राइफल्स का कोई संबंध नहीं है। उस इलाके में सेना की एक इन्फेंट्री बटालियन पहले से ही तैनात है। उधर कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने इस विवाद को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। आज मणिपुर में मणिपुर के गृह विभाग, मतलब जो चीफ मिनिस्टर का विभाग है, वो आज असम राइफल्स पे एफआईआर दर्ज कर रहा है। एफआईआर दर्ज कर रहा है असम राइफल्स है किसके नीचे तहत काम करता है? गृह मंत्री अमित शाह जी की। तो ये क्या डबल इंजन चल रहा है? ये क्या जुगलबंदी चल रहा है? दरअसल ये मामला इसलिए गंभीर है क्योंकि मणिपुर पुलिस ने सोमवार को असम राइफल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और आतंकियों की मदद करने के संगीन आरोप भी लगाए। यही नहीं, सुरक्षा बलों का आरोप है कि उन्हें काम करने से रोका जा रहा है, उनकी मूवमेंट पर असर पड़ रहा है। हाल में ये वीडियो सामने आया जिसमें महिलाएं सुरक्षा बलों के आधार कार्ड चेक करती हुई नजर आईं। सेना का कहना है कि मणिपुर में कमांड किस तरह काम करे, इसे फिर से देखा जाए। मेरी गुजारिश है कि मणिपुर में हमें एकीकृत कमांड की संरचना को फिर से जांच करनी चाहिए।
क्योंकि कमांड और कंट्रोल एकीकृत कमांड के साथ होना ही चाहिए। Rethink on the structure of the unified command. उधर भारतीय सेना ने ट्वीट कर कहा है कि भारतीय सेना और असम राइफल मणिपुर के लोगों को आश्वस्त करते हैं कि हम पहले से ही अस्थिर माहौल में हिंसा को बढ़ावा देने वाले किसी भी प्रयास को रोकने के लिए अपने कार्यों में दृढ़ बने रहेंगे। दरअसल मणिपुर में अविश्वास की खाई इतनी बढ़ गई है कि उसे भरने में अब काफी वक्त लगेगा। केंद्र सरकार का कहना है कि जब भी कभी कई फोर्सेस जो हैं वो ट्रबल प्रोन एरियाज में काम करती हैं तो इस तरह के विवाद जो हैं वो अक्सर सामने आ जाते हैं, लेकिन एक प्रक्रिया के तहत ये काम किया जा रहा है ताकि इन विवादों से निपटारा किया जा सके और मणिपुर में जो शांति स्थिति है उसे दोबारा से बहाल किया जा सके। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। यूं तो पुलिस प्रशासन की ओर से की गई कई मॉक ड्रिल आपने देखी होगी, लेकिन महाराष्ट्र के धुले की एक मॉक ड्रिल आपको दिखाते हैं जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इस मॉक ड्रिल में शामिल डमी आतंकवादी की एक निहत्थे आम शख्स ने पिटाई कर दी। उसका गुस्सा शांत कराने के लिए पुलिस प्रशासन को किस तरह से मशक्कत करनी पड़ी दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। एक निहत्थे पर बंदूक ताने नकाबपोश। महाराष्ट्र के धुले के श्री स्वामीनारायण मंदिर में ये दृश्य देख चीख पुकार मचने लगी। लोग चिल्लाने लगे कि मंदिर में आतंकवादी घुस गए हैं। बच्चे भी रोते बिलखते नजर आए। ये देख प्रशांत कुलकर्णी नाम के एक व्यक्ति इतने भड़क गए कि नकाब पहने इस शख्स की पिटाई कर दी। बंधक बना शख्स हो या फिर आसपास सामान्य कपड़े पहने लोग प्रशांत को ही रोकने लगे। फिर पता चला कि आतंकी खतरे से निपटने के लिए ये एक मॉक ड्रिल चल रही है और प्रशांत ने किसी आतंकवादी को नहीं बल्कि मॉक ड्रिल की टीम के सदस्य को ही थप्पड़ जड़ा था। प्रशांत काफी देर तक उलझन में दिखे और उन्हें शांत करने के लिए पुलिस प्रशासन को मशक्कत करनी पड़ी। स्वामीनारायण मंदिर की बगल में जो कैंटीन की एरिया है वहाँ पे हमने एक एंटी डेमोन्स्ट्रेशन का, एंटी टेररिज्म का एक हमने मॉक ड्रिल लिया है। तो उसमें ये मॉक ड्रिल का ये उद्देश्य है कि अगर ऐसी सिचुएशन कभी आता है कि कोई आतंकवादी यहाँ पे आता है तो उसमें लोग कैसे रिएक्ट करना है उसके एक अवेयरनेस, ये पहला चीज़ है। एंड सेकंड चीज़ हमारा पुलिस यंत्रणा कैसे उसको रिएक्ट करेगी ये भी हम देखना चाहते थे कि उसमें हमने प्रॉपरली रिकॉर्ड बना के कितना टाइम पे कॉल करने के बाद कितना टाइम पे पुलिस यहाँ पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो हमने ये एक कॉन्फिडेंशियली लिया है तो थोड़ा वी फील थोड़ा सक्सेस हुआ है इससे। तो ऐसे अभी टेररिज्म का इंसिडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं अदर कंट्रीज में, हमारे में नहीं बढ़ रहा है। तो दिस इज़ गुड थिंग कि हमारा पुलिस यंत्रण यहाँ पे एक्टिव है, बट हमको ऑलवेज यहाँ पे थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। इसके लिए ऐसे हम एक्टिविटीज़ लेते रहेंगे, मॉक ड्रिल्स लेते रहेंगे, तो उसमें कोई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। यूं तो एक्शन से भरपूर कई मॉक ड्रिल आपने देखी होंगी, लेकिन एक निहत्थे आम शख्स ने इसे सच मान पुलिस को ही आतंकवादी समझ पीटा हो, शायद पहले नजर ना आया हो। यही वजह है कि महाराष्ट्र का ये मॉक ड्रिल तेजी से वायरल हुआ। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र में विरोधी पक्ष नेता मिलने के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस राज्य में खुद को मजबूत करने के लिए राज्य के सभी 48 लोकसभा सीटों पर पदयात्रा निकालने जा रही है। वहीं महाविकास अघाड़ी के नेता अलग अलग जगहों पर सभाएं करेंगे। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार भी अलग अलग जगहों पर सभाएं करने वाले हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में चुनाव से पहले अभी क्या हलचल मची है दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र विधानसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनने के बाद अब कांग्रेस के नेता पूरे राज्य में यात्रा निकालने की तैयारियां कर रहे हैं। इसके लिए महाराष्ट्र कांग्रेस ने 48 विधानसभा सीटों पर अपना प्रभारी नियुक्त किया है, जो जमीनी हकीकत पार्टी आला कमान को बताएंगे और इसके बाद 16 अगस्त से पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता इन सभी 48 सीटों पर यात्रा निकालेंगे। महाराष्ट्र में भी हम लोग हमारी पदयात्रा करने का हम लोगों ने एक प्लान किया। एआईसीसी ने हमको ये प्रोग्राम दिया है और वहाँ पर मैं खुद पूर्व विदर्भ में करूँगा पदयात्रा। पश्चिम विदर्भ में हमारे अपोजिशन लीडर विजय वडेट्टीवार करेंगे। उत्तर महाराष्ट्र में बाला साहब थोरात करेंगे। मराठवाड़ा में अशोक चौहान जी करेंगे और पश्चिम महाराष्ट्र में पृथ्वीराज चौहान जी करेंगे। ये यात्रा खत्म होने के बाद हम लोगों की बस यात्रा शुरू होने वाली है और बस यात्रा में पूरे महाराष्ट्र के हमारे सभी नेता साथ में रहेंगे।
महाराष्ट्र कांग्रेस की इस यात्रा के साथ ही महाविकास आघाड़ी के दूसरे नेता भी 17 अगस्त से राज्य में अलग अलग जगहों पर सभा करेंगे। एनसीपी प्रमुख शरद पवार 16 अगस्त से राज्य के कई हिस्सों का दौरा करेंगे। कि जो पार्टी तोड़ के इन्होंने जो ये नई सरकार बनाई है, ये जनता के गले नहीं उतरी है। जनता सख्त नाराज है और इसका ये सरकार का बदला लेने के लिए तैयार है। तो जनता तक हम जाएंगे और जनता को बताएंगे। आज जो जिस तरह से प्रोपेगेंडा किया जाता है, प्रचार किया जाता है, झूठ प्रचार किया जाता है, वो उसका सच जनता के सामने बताने का भी इस मीटिंग में तय हुआ। विदर्भ इलाके से आने वाले विजय वडेट्टीवार को विरोधी पक्ष का नेता बनाए जाने के बाद नाना पटोले के अध्यक्ष पद को लेकर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि दोनों नेता ही विदर्भ से आते हैं और दोनों ओबीसी समुदाय से हैं। ऐसे में नाना पटोले को अध्यक्ष पद से हटाए जाने के कयास बढ़ रहे हैं और इन सब के बीच अब नाना पटोले अपने नेतृत्व में पार्टी को मजबूत बताने के लिए 16 अगस्त से इन यात्राओं की शुरुआत कर रहे हैं। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और अब आइए बात करते हैं उत्तराखंड की। अगले 24 घंटे 4 जिलों के लिए भारी साबित होने वाले हैं। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश से तबाही मच रही है। बीते 24 घंटे में 9 लोगों की मौत हुई है। देखिए रिपोर्ट। तस्वीरें बता रही हैं कि उत्तराखंड के लोग किन हालात से जूझ रहे हैं। भारी बारिश की वजह से कोटद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर और रुद्रप्रयाग जैसे शहरों में काफी नुकसान हुआ है। राज्य में तकरीबन 200 सड़कें बंद पड़ी हैं। कोटद्वार के पनियाली गदेरे के उफान और आसपास भारी बारिश का असर हल्द्वानी के काठ गोदाम क्षेत्र में सबसे अधिक हुआ है। कलसिया नाले के आसपास कई मकान गिर गए हैं। कई मकानों के लिए खतरा भी खड़ा हो गया है। कई घरों में पानी भी घुस गया है। इस मॉनसून सीजन में अब तक 637 करोड़ के नुकसान का आकलन सरकार ने किया है। कोटद्वार में, हल्द्वानी एरिया में, काशीपुर एरिया में यहाँ बारिश काफ़ी हुई है। 637 करोड़ का नुकसान दिखाया गया, लेकिन अभी असेसमेंट चल रहा है, वो प्रिलिमिनरी असेसमेंट है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नुकसान का जायजा लेने के लिए आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे और पीड़ित जिलों के जिलाधिकारियों से फोन पर बात कर वहां का हालचाल जाना। जिलाधिकारियों को सभी को कहा है कि पूरे जिले की टीम, जो आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए लोग हैं, अन्य जो सहयोगी संस्थाएं हैं, चाहे भारत सरकार की हैं चाहे राज्य सरकार की हैं, सभी लोग एक दूसरे के साथ ठीक प्रकार से समन्वय स्थापित करके, कोऑर्डिनेशन करके, जहाँ पर जैसे मौके की ज़रूरत होती है वैसे अपने मौके के अनुसार काम करें और स्थलीय निरीक्षण करें। स्थल पर जाकर जहाँ पर भौतिक चीज़ें हैं उनको देखें। तेज और लगातार बारिश इस बार उत्तराखंड का पीछा नहीं छोड़ रही है। इसकी वजह से सड़कों और पुलों को तो नुकसान हुआ ही है, कारोबार और खेती भी पिछड़ रही है। किशोर रावत, एनडीटीवी इंडिया। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।